ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। अब हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है और वो है वेब सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। कि आप जो भी ब्राउजिंग करते हैं, जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बना हुआ है कि HTTP इस्तेमाल करते हुए आपका जो ब्राउज़र है वो एक HTTP सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर जो है वो फिर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी वल्नरेबिलिटीज थी जब ये प्रपोज हुआ था, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन वल्नरेबिलिटीज को, इन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया और उन्हें प्रोटोकॉल के थ्रू ही एड्रेस किया गया। तो ये हमने टॉपिक शुरू करना है कि किस तरीके से आप वेब एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हैं और किस तरीके से HTTP को सिक्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो शुरू में जब वर्ल्ड वाइड वेब बना था, यानी 1991 में जो फर्स्ट वेब पेज बना था, ठीक है, वो ये आपको सबसे नीचे वाइट कलर का जो वेब पेज नजर आ रहा है, ये बेसिकली उसी की एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, तो उस जमाने में जो वेब पेजेस होते थे वो स्टैटिक थे और कम्युनिकेशन पुल बेस्ड थी। इस जुमले का क्या मतलब है कि आपने किसी भी पेज को, कोई भी पेज है तो वो पहले से क्रिएट करके रखा गया होता था सर्वर पर। आजकल तो ये होता है ना कि आप कोई रिक्वेस्ट भेजें तो ऑन द रन टाइम आपका जो सर्वर होता है वो एक पेज जनरेट करता है और वो हर दफा एक फर्क वर्जन जनरेट होगी। फॉर एग्जांपल, आपने अगर पेज को एक्सेस किया है तो आपको शायद फर्क इंफॉर्मेशन शो की जा रही हो, कोई और उस पेज को एक्सेस करता है तो उससे शायद कोई फर्क इंफॉर्मेशन शो की जा रही हो। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट, बेस्ड ऑन द टाइम, बेस्ड ऑन कि कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, किस लोकेशन से आ रही है, हर दफा एक नया डिफरेंट वेब पेज जनरेट हो सकता है। ठीक है, पर पहले ये नहीं होता था। जब शुरू में 90s में जब वेब बना था, वेब पेजेस बने थे, तो आपका जो डेवलपर होता था वो एक पेज बना देता था और वही पेज सारे लोग एक्सेस कर रहे होते थे, हर दफा वही चीज नजर आती थी। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टैटिक वेब पेज का कॉन्सेप्ट था। और कम्युनिकेशन जो है वो पुल बेस्ड थी। पुल बेस्ड का क्या मतलब है कि आपको किसी ने अगर पेज रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, तो वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा। अब उस पेज के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इमेजेस हैं या कुछ और चीज है, तो वो ऑटोमेटिकली सर्वर नहीं भेज देता था। उन सारों के लिए क्लाइंट को अलग अलग एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती थी। जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि आपका एक बेस पेज होता है, आपका ब्राउजर उसे रिक्वेस्ट कर लेता है। अब उस बेस पेज में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्राउजर वन बाय वन उन सारों के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट भेजता है। तो ये पुल बेस का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो शुरू में तो सिर्फ आपके पास टेक्स्ट ही होता था और हाइपरलिंक्स होते थे जिसके थ्रू आप डिफरेंट और पेजेस को एक्सेस करते थे। पर बाद में जब जूं आपके पास बेहतर बैंडविड्थ अवेलेबल हुई, तो फिर इमेजेस और ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स में आने शुरू हो गए। फॉर एग्जांपल वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, एनिमेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये वो ज़माना था। और मैंने साइड पे कुछ पेजेस भी शो किए हुए हैं। एक गोफर है। गोफर बेसिकली आप समझ लें कि एक ऐसी वेबसाइट थी जहाँ पे आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर सकते थे। ठीक है, और गूगल सर्च इंजन जो है ये काफ़ी बाद में आया था, और इसका भी, गूगल को तो आप जानते हैं, पर शुरू में गूगल की ये शक्ल होती थी। ठीक है, तो उस जमाने में एक जो फायदा था वो ये था कि क्योंकि मिनिमम फीचर्स थे, ठीक है, एक स्टैटिक सी वेबसाइट थी जो बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड ही होती थी, तो उसको सिक्योर करना ज्यादा आसान होता था। यानी बेसिकली आपकी एक अटैक सरफेस होती है ना, जितनी कम चीजों को आपने हिफाजत करनी है वो उतना आसान हो जाता है। अगर आपके घर में एक दरवाजा है तो उसे डिफेंड करना आसान है, कंपेयर टू अगर आपके बहुत ज्यादा दरवाजे हैं घर में, तो हर किसी को डिफेंड करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे भी थी कि क्योंकि सिंपल वेब पेजेस थे, उनमें कोई बड़ी, कोई लंबी चौड़ी फंक्शनैलिटी, कोई फैंसी फीचर्स नहीं थे, तो इसलिए उनको सिक्योर करना आसान था। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी टेक्नोलॉजी इवॉल्व की है और कंटिन्यूसली करती आ रही है। तो आजकल अगर आप देखें तो आजकल की जो वेब टेक्नोलॉजीज हैं वो डायनामिक होती हैं, स्टैटिक नहीं है। इट्स नॉट के एक पेज बस पड़ा हुआ है और वही सारे एक्सेस कर रहे हैं, नहीं।
हर दफा कोई फर्क चीज एक्सेस हो सकती है। वो ऑन द रन टाइम जनरेट करते हैं कि मैंने क्या, इस रिक्वेस्ट को मैंने कैसे सर्व करना है, क्या चीज शो करनी है, वो रन टाइम पे सर्वर डिसाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो आजकल की जो वेब टेक्नोलॉजी है, एक तो पुश बेस्ड हो सकती है, यानी पहले तो पुल बेस्ड था ना कि क्लाइंट ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी है तब भी कोई चीज नजर आएगी। पुश बेस्ड का क्या मतलब है कि सर्वर अपनी मर्जी से ब्राउजर एंड पे चीजें भेज सकता है। यानी उसका एग्जांपल ट्विटर ले लें। कोई ट्विटर में अगर कोई नई ट्वीट आई है फॉर एग्जांपल, और अभी तक आपके पेज में डिस्प्ले नहीं हो रही, तो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है कि रिफ्रेश कर दें। वो आपको एक इंफॉर्मेशन भेज देते हैं कि नई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आप तक हम सेंड कर देंगे। पर उसमें जो शुरू की नोटिफिकेशन भेजी थी वो पुश थी बेसिकली, कि क्लाइंट ने, ब्राउजर ने रिक्वेस्ट नहीं किया था, वो ट्विटर ने अपनी तरफ से सर्वर ने भेज दिया कि मेरे पास और इन्फॉर्मेशन आ गई है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो। फिर दूसरा जो है आजकल का एग्जांपल के जियो लोकेशन, वो भी इनेबल हो गई है। पुराने ज़माने में ये नहीं था कि आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं, जिस जगह से आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सर्वर तक पहुंच जाएगी। नहीं, वो मोबाइल्स के आने से हुआ है कि मोबाइल के अंदर जीपीएस जीपीएस होता है आपके, उसको इस्तेमाल करते हुए आपका जो सर्वर है, आप उस सर्वर पे अपनी लोकेशन भेज सकते हैं। ठीक है, फिर और अगर देखा जाए तो पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें सिर्फ आपका सर्वर एक वेब पेज भेजता था, दैट्स इट। वो वेब पेज आपकी मशीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता था। अब आपका जो वेब ब्राउजर है वो लोकल स्टोरेज इस्तेमाल कर सकता है, और आपके सर्वर ने अगर कोई इंफॉर्मेशन भेजी है, एक तो वेब पेज होता है, उस वेब पेज के अलावा वो आपकी मशीन के ऊपर फर्दर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, जो कि एग्जैक्ट वो पेज नहीं होगा पर उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो कि उसे चाहिए। कुकीज वगैरह के एग्जांपल भी इसमें आ जाता है। ठीक है, फिर बहुत कुछ और हो सकता है जो पहले नहीं मुमकिन था। यानी आजकल आपका वेब पेज है वो आपके कैमरे को कंट्रोल कर सकता है, आपका वेब पेज जो है वो आपकी मशीन के माइक को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा जब फीचर रिचनेस आ जाती है तो आपका जो अटैक प्लेन होता है, अटैक सरफेस होती है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब न्यू एरा में प्रॉब्लम क्या आई कि अब हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गए। ठीक है, वल्नरेबल का क्या मतलब है कि अब इन सारी चीजों को एज ए डेवलपर आपने ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी रह ना जाए जिसके थ्रू कोई मलिशियस यूजर आपको अटैक कर सके, आपके यूजर को। यानी एक सिंपल एग्जांपल है कि आपने अगर को पेज बनाया है जिसका कैमरे से कोई ताल्लुक नहीं है आपके मशीन के, अब कोई उस पेज को हैक करके आपका कैमरा ऑन करके आपकी वीडियो बना के किसी प्राइवेट यूजर को सेंड कर दें, तो अब इन चीजों को आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? ठीक है, आपका माइक जो है वो जबरदस्ती ऑन कर दे और आपको पता भी ना चले। यानी आज से 20 साल पहले, अगर 30 साल पहले अगर आप देखें, ठीक है, तो कोई भी अपने कंप्यूटर के ऊपर, कैमरे के ऊपर टेप या माइक के ऊपर टेप नहीं लगाता था। उस जमाने में चलो थे भी नहीं, पर उसके बाद 10 साल बाद फॉर एग्जांपल, तो वहां पे उस जमाने में कोई ऐसा कैमरे को या माइक को टेप नहीं करता था। अब अगर आप देखें तो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि जुकरबर्ग की जैसे तस्वीर आई थी, तो उसके माइक और उसके कैमरे दोनों के ऊपर उसने टेप लगाई हुई थी कि कोई मलिशियस यूजर किसी वेब पेज के थ्रू फॉर एग्जांपल या किसी और तरीके से कैमरा वगैरह ऑन ना कर दे। ठीक है, तो ये बेसिकली फिर आजकल आपको बहुत ज्यादा और ध्यान रखना पड़ता है। और कल को आप जब वेब डेवलपमेंट में जाएंगे अगर, या मोबाइल डेवलपमेंट में जाते हैं जो कि HTTP इस्तेमाल कर रही होती है, तो हम ये जो कॉन्सेप्ट करेंगे सारे वहां पे आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। और आपका, आपके और आम प्रोग्रामर में ये फर्क होना चाहिए कि आम प्रोग्रामर एक वेब पेज बना के बस उसका काम खत्म हो जाता है। आप लोगों का काम होना चाहिए कि वेब पेज बनाया है, अब उसके अंदर जो भी वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं जो नोन है, उन सारों को फिर एड्रेस भी आपने करना है। यानी आप डिजाइन ही ऐसे करें कि वो सिक्योर हो आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो HTTP अब अगले कुछ लेसन में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ HTTP पे होगा। ठीक है, यानी अभी तक हम जो है क्रिप्टोग्राफी कर चुके हैं,
ऑथेंटिकेशन कर चुके हैं, ऑथराइजेशन कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अब हमारा फोकस है कि वेब पेजेस जो होते हैं, वेब डेवलपमेंट जो है, उसको कैसे सिक्योर किया जा सकता है। ठीक है, और अगले कुछ लेसन इसी के ऊपर हम बात करते रहेंगे। ठीक है, तो ओवर द ईयर्स HTTP में काफ़ी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई हुई हैं, फिक्स भी हुई हैं, उनके पैचेस आते हैं, उनके फिक्सेस आते हैं। ठीक है, आपकी जो कंपनीज होती हैं, ये भी होता है कि आपकी कंपनी जो वेब सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, या फिर आपकी कंपनी जो कि वेब एप्लीकेशन या वेब ब्राउजर जो है वो सेल करती हैं। वेब ब्राउजर में एग्जांपल ले लें, आपका क्रोम आ गया, फायरफॉक्स आ गया, ठीक है, एज आ गया। तो ये सारे एक बग बाउंटी प्रोग्राम ऑफर करते हैं। बग बाउंटी में क्या होता है कि बेसिकली ये लोगों को कहते हैं कि हमने जो चीज़ अपलोड की है, हमने जो फॉर एग्जांपल ब्राउजर बनाया है, या हमारा जो वेब पेज है, वेबसाइट है, या हमारी कोई भी वेब एप्लीकेशन है, आप उसके अंदर वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें। अगर आपने कोई वीकनेस आइडेंटिफाई कर दी, तो फिर जो है डिपेंडिंग ऑन कि कितना थ्रेट लेवल था, अगर बहुत ज़्यादा, बहुत ही खतरनाक किस्म का वल्नरेबिलिटी थी, कोई होल्ड रह गया था जिसके थ्रू फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन लीक हो जाती, तो इतना ज़्यादा थ्रेट लेवल है तो उसकी बहुत हाई पेमेंट होती है। पर अगर लो थ्रेट लेवल है तो इन दैट केस टू आपका जो बाउंटी प्रोग्राम होता है वो यूजुअली आपका जो आप लोगों को फिर वो उसका भी पे कर देता है। बेसिकली उनका गोल है कि हम पैसे दिल खोल के खर्च करेंगे ताकि दुनिया जहान में जितने लोग बैठे हुए हैं वो उस पर काम करके उसमें वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें, पैसे हम दे देंगे। और ये अप्रोच अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि रादर देन आप 10 सिक्योरिटी के अगर कंपनी में लोग हायर करते हैं और उन सारों को तनख्वाह देते हैं, क्या चांस है कि वो सारी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई कर लेंगे? कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं क्योंकि लोग कम हैं। पर जब आप सारी दुनिया को कहते हैं और लाखों यूजर आपके सिस्टम में वीकनेस आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन दैट केस फायदा क्या होता है कि उनमें से सारों को आपने पैसे नहीं देना, वो वॉलंटियर है। पर उनमें से अगर किसी ने कोई आइडेंटिफाई कर दिया तो फिर आप उसे पैसे दे देते हैं। तो ये पैसे जो है उन तनख्वाहों से काफ़ी कम होगा, पर एट द सेम टाइम आपका सिस्टम जो है इसमें वीकनेस निकल आई है वो सिक्योर भी हो गया। तो ये एक अक्लमंद अप्रोच है और ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो जैसे ही कोई थ्रेट आइडेंटिफाई होती है, कंपनी उसका पैच जो है वो बना के वो शिप कर देती है। यानी आप देख रहे होते हैं कि वक्तन फ़वक्तन अगर फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसमें वक्तन फ़वक्तन उसे अपडेट करता रहता है। तो वो अपडेट बेसिकली ये चीज़ें हो रही होती हैं कि इसमें कोई वीकनेस थी, आइडेंटिफाई हुई है, कोई बग फिक्स है, तो वो सारे जो है उस नए अपडेट के अंदर आ जाता है। ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर थ्रेड को, एक तो हर थ्रेड आइडेंटिफाई नहीं होती, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आइडेंटिफाई हो भी गई है तो लाजमी नहीं है कि हर चीज़ को फिक्स कर दिया जाएगा। यानी इन सम केसेस कंपनी कहती है कि ठीक है, इस वल्नरेबिलिटी को अभी जाने दें। ठीक है, तो वो फिर अपने ब्राउजर के अंदर उसे फिक्स नहीं करते। आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं फिक्स करते होंगे? एनी आइडियाज? यानी अगर वीकनेस आइडेंटिफाई होगी है तो उसे फिक्स भी कर लें। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। यस सर। राइट, थैंक यू। ठीक है, तो क्लास होता ही है कि इन सम केसेस को वीकनेस नजर आ जाती है, पर कंपनी कहती है कि इसे फिक्स करने में या तो कह सकती है कि टाइम और मनी बहुत ज्यादा लग जाएगा, इतना फायदा नहीं, इतना नुकसान नहीं है जितना इस पे पैसा वगैरह खर्च हो जाएगा, टाइम खर्च हो जाएगा। एक तो ये सिंपल वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि कुछ फिक्सेस हैं जिसमें कंपनी कह सकती है कि ठीक है फिक्स तो हो जाएगा, पर एंड यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो शायद थोड़ा स्लो हो जाए, सफर करे। यानी अगर कोई रिक्वेस्ट करनी है उसने वेब पेज, और आप हर वल्नरेबिलिटी को फिक्स कर दें तो उसकी वजह से अगर वो रिस्पांस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए, तो वो भी फिर कंपनी कह सकती है कि यार अगर रिस्पांस स्लो होगी तो आया इसका फ़ायदा है कि नहीं है, रहने देते हैं फिर। अगर कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ है तो उसे फिक्स कर देंगे। अगर कोई माइनर सी कुछ एज एन थ्रेट ही है
पर उसकी वजह से अगर ओवरऑल सिस्टम स्लो हो जाता है तो फिर इग्नोर कर दें। ठीक है, तो ये कुछ वजूहत हो सकती हैं। और इसमें एक चेक करने का तरीका होता है कि वेबसाइट है canIuse.com, तो वो बेसिकली आपको एक ब्राउजर्स की लिस्ट दे देती है। ये बाय द वे वेबसाइट देख लेना जाके, ये ब्राउजर्स की लिस्ट दे देती है और उसमें आप सर्च कर सकते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाइड थी HTTP में, कौन कौन से ब्राउजर हैं जो कि इसे फिक्स करते हैं, और ये भी बता देते हैं कि कौन सी वर्जन में इसका फिक्स है। और इट इज पॉसिबल कि कुछ ब्राउजर के सिलसिले में वो कह दे कि इस ब्राउजर में इस वल्नरेबिलिटी का अभी तक कोई फिक्स जो है वो नहीं आया। ठीक है, तो वेबसाइट पे सारी आप डिटेल देख सकते हैं। और सिर्फ वल्नरेबिलिटी नहीं है, ये भी होता है कि आपकी कोई भी प्रोटोकॉल है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, तो वो आपको बता देते हैं कि आया इस ब्राउजर के अंदर वो अवेलेबल है कि नहीं है। यानी सिक्योरिटी से हट के भी वो बता देता है कि ये अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो कौन कौन से ब्राउजर हैं जिनके अंदर ये अवेलेबल है। और इस वेबसाइट का यूजुअली फायदा क्या होता है कि अगर आप कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं जो आप चाहते हैं कि शायद दुनिया एक्सेस करे, ठीक है, तो फिर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से ब्राउजर दुनिया इस्तेमाल करती है और उन ब्राउजर में वो फंक्शनैलिटी अवेलेबल है जो कि आपके इस वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट को रन करने के लिए उस ब्राउजर में डिस्प्ले करने के लिए चाहिए। तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि किस किस ब्राउजर में आपकी एप्लीकेशन चल रही होगी और फिर अकॉर्डिंगली आप उसे फिक्स कर सकते हैं। यानी आप अज्यूम करें कि ये एक फीचर है जो कि मुझे वेबसाइट के लिए चाहिए, और आप अज्यूम करें कि दुनिया के जितने ब्राउजर हैं उन सारों के अंदर वो फीचर अवेलेबल होगा। तो ऐसे नहीं होता, कुछ में इट इज़ पॉसिबल कि कुछ में अवेलेबल ना हो। तो फिर या तो उस ब्राउजर के लिए आपको अलहदा कुछ कोड करना पड़ता है, या फिर आप कहते हैं कि ठीक है बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर उन्हें मेरी वेबसाइट ना भी मिले फाइन, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो canIuse.com की तरह की जो वेबसाइट्स हैं वो आपको डेवलपमेंट के फेज में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। और ये एज ए प्रोग्रामर मेरा मशवरा होगा कि इंडस्ट्री में जाके भी आप इस चीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये एक हो गया। अगला पॉइंट है, एक एप्लीकेशन है कर्ल। कर्ल बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है, एक कमांड लाइन टूल है, ठीक है, जो कि डिफरेंट मशीन्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करने में के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और डेटा जो ट्रांसफर करना है बिटवीन टू डिफरेंट मशीन्स, तो उसमें मल्टीपल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, जिनमें से एक प्रोटोकॉल जो यहाँ पे जिसके लिए मैंने कर्ल इस्तेमाल किया है वो HTTP है। यानी बेसिकली होता क्या है, आप ब्राउजर के अंदर लिखते हैं कोई चीज, फॉर एग्जांपल www.google.com, तो क्या होता है कि सबसे पहले तो डोमेन नेम सर्वर जो है उसको आपकी रिक्वेस्ट जाती है कि google.com के कॉरेस्पॉन्डिंग जो IP एड्रेस है वो मुझे दे दो। फिर यानी ब्राउजर जो है ये ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट कर देते हैं, आप नहीं करते। एक बार वो IP एड्रेस मिल गया है तो ब्राउजर क्या करता है, वो उस IP एड्रेस पे एक सॉकेट खोलते हैं सर्वर के साथ, और उस सॉकेट के ऊपर जो है वो HTTP की रिक्वेस्ट भेज देता है। और उस HTTP की रिक्वेस्ट जब सर्वर पे पहुंचेगी तो सर्वर HTTP रिस्पॉन्स पैकेट्स भेजेगा। तो आपके ब्राउजर का काम होता है कि उन पैकेट्स को लेके उन्हें स्क्रीन के ऊपर रेंडर करना है, आपको एक वेबसाइट दिखानी है। तो यही काम आप ब्राउजर की बजाय कमांड लाइन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्ल उसके लिए एक टूल है कि आप कमांड लाइन में स्पेसिफाई कर दें कि मैंने इस वेब पेज को खोलना है, तो आपकी जो रिक्वेस्ट जा रही होगी, यानी आप ब्राउजर में तो आपका पास URL लिख के एंटर दबा दिया ना, पर इन रियलिटी क्या मैसेज दूसरे एंड पे जा रहा होता है वो कर्ल आपको शो कर सकता है। एट द सेम टाइम सर्वर के एंड से जो आपको मैसेज पहुंचेगा आपकी मशीन को, तो ब्राउजर में तो आपको एक खूबसूरत सा वेब पेज नजर आ जाते हैं, तस्वीरें नजर आ जाती हैं, एनिमेशन नजर आ जाती हैं। इसमें क्या होगा कि बैकग्राउंड में जितने भी पैकेट्स थे, जितने भी पैकेट हेडर थे, जो भी डेटा आ जा रहा है, जो एक्चुअल वेब पेज डेटा है, वो सारे का सारा आपको नजर आ जाता है कमांड लाइन में। यानी इमेजेस नजर नहीं आएंगे पर उनका जो बाइनरी है, उनका जो एक्चुअल कोड है, एक्चुअल जो डेटा है उस इमेजेस का, वो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, और ये मैं फिर रिपीट कर दूं कि कर्ल सिर्फ HTTP के लिए इस्तेमाल नहीं होता। कर्ल आपका
और भी प्रोटोकॉल्स है जो कि आपको प्रोवाइड कर देते हैं जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं बिटवीन मल्टीपल नोड्स। ठीक है, और बाय द वे दिस इज नॉट द ओनली टूल। ये तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए अगर आपने वेब ब्राउजर इस्तेमाल करना है जो कि कमांड लाइन बेस्ड हो तो वो भी एग्जिस्ट करता है। यानी एक वेब ब्राउजर लिंक्स है, ठीक है, लिंक्स जो है वो ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं है, वो आपकी कमांड लाइन आप खोल दें, उसमें आप उसे रन कर दें तो जो भी वेब पेज होगा वो कमांड लाइन की फॉर्म में आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें वही वो फिर आप माउस नहीं इस्तेमाल करते, वो फिर एरो के थ्रू आप नेविगेट करते हैं बिटवीन मल्टीपल लिंक्स, या पेज अगर आपने स्क्रॉल करना है तो वो कीबोर्ड एरोज के थ्रू आप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जिस्ट करते हैं। मैंने कर्ल की बात क्यों की है, क्योंकि ये जो है आपको काफी हेल्प कर सकता है एक्चुअल प्रोटोकॉल विजुअलाइज करने में, और जब हम थोड़ी देर में देखते हैं। कर्ल स्टैंड फॉर क्लाइंट यूआरएल, और ये 1997 में फर्स्ट रिलीज हुई थी और अभी तक इसकी रिलीजेस आ रही होती हैं, इसमें पैचेस वगैरह आ रहे होते हैं, नए फीचर्स आ रहे होते हैं। और अगर आप, एक ऑप्शन है कि आप कर्ल डाउनलोड कर लें अपनी मशीन पे और उसे रन कर लें। लिनक्स में तो एग्जिस्ट करता है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर विंडोज में इसकी वर्जन है कि नहीं, वो आप देख सकते हैं, पर लिनक्स में डेफिनेटली है, यूनिक्स में है। ठीक है, पर हैविंग सेड दैट अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो दूसरी ऑप्शन है कि वेब पेजेस एग्जिस्ट करते हैं जो कि कर्ल आपको ऑनलाइन करके दिखा दें। ठीक है, यानी ऑनलाइन वेब पेज के थ्रू आप कर्ल को एक्सेस कर लें। तो मैंने जो इस्तेमाल किया था इस लेसन के लिए वो है recbin.com/curl। तो आप इस पेज को एक्सेस कर लें, ये आपको कर्ल की पूरी फंक्शनैलिटी जो है वो अवेलेबल कर देगा। ठीक है, और वही टूल इस्तेमाल करते हुए, वही वेब पेज इस्तेमाल करते हुए मैंने ये जनरेट किया है। बेसिकली HTTP में होता क्या है, हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि हाउ एग्जैक्टली डज HTTP वर्क। तो होता ये है कि आप ब्राउजर में कोई भी URL डाल के एंटर दबाते हैं तो पहले एक रिक्वेस्ट जाती है DNS को, DNS से आपको पता लगता है कि ये जो URL है, ये जो डोमेन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस क्या है। वो IP एड्रेस आपको क्यों चाहिए होता है, क्योंकि इंटरनेट पे जितनी भी कम्युनिकेशन है फॉर दैट यू नीड द IP एड्रेस। यानी आपके जो भी पैकेट कंप्यूटर से बाहर निकलते हैं उसके ऊपर एक डेस्टिनेशन IP एड्रेस होता है, उसके ऊपर एक सोर्स IP एड्रेस होता है, और पैकेट जो आपकी मशीन पे आ रहा होता है बाहर से उसमें भी एक सेंडर का IP एड्रेस होता है, और जो आपकी मशीन यानी रिसीवर है उसका भी एक IP एड्रेस होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन IP एड्रेसेस की बेस पे होती है। तो DNS का काम यही है कि आपका जो भी URL है, जो भी डोमेन है, आप उसका IP एड्रेस पूछ लें। और ये चाहिए क्यों होता है, क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स हमारे लिए नाम याद करना आसान है, नंबर याद करना आसान नहीं होता। यानी आप अपनी पूरी क्लास में जो 50 स्टूडेंट हैं उनके नाम याद कर सकते हैं, पर अगर मैं आपको कहूँ सारों के रोल नंबर याद करें, वो आप नहीं कर सकते। मैं आपको कहूँ उनका फोन नंबर याद करें, आप नहीं कर सकेंगे। तो वही बात DNS की है कि आपने कम्युनिकेशन IP एड्रेस की बेसिस पे करना है, पर वो आपको याद करना आसान नहीं है। यानी मैं आपसे पूछूं कि LMS का IP एड्रेस क्या है, UMT का IP एड्रेस क्या है, A पोर्टल का IP एड्रेस क्या है, आपको नहीं पता होगा, पर नाम आपको पता होगा। आप नाम लिखेंगे, DNS सर्वर ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि इसका IP एड्रेस क्या है, और उसके ऊपर फिर आप एक सेशन खोलते हैं। उसके ऊपर फिर क्या होता है कि एक्चुअल HTTP प्रोटोकॉल रन करता है। एक HTTP रिक्वेस्ट मैसेज जाता है जिसके अंदर कुछ हेडर्स होंगे, और हेडर्स के अलावा कुछ एक्चुअल डेटा भी सेंड किया होगा। ठीक है, यानी आप www.umt.edu.pk लिख के एंटर दबाते हैं तो UMT का जो वेब सर्वर है उसे आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी, और उस रिक्वेस्ट में कुछ हेडर होंगे जिसके थ्रू सर्वर को कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि उसके लिए यूजफुल है। ऑन दी अदर एंड अगर आप LMS पे कुछ डाल के एंटर करते हैं तो उसमें सिर्फ हेडर ही नहीं जाएंगे, उस पैकेट की बॉडी में आपका रोल, आपका यूजर नेम और पासवर्ड भी जा रहा होगा। तो वो एक फर्दर डेटा है जो कि आपका सर्वर को जा रहा होता है। तो एक दफा सर्वर को रिक्वेस्ट चली गई है, अब सर्वर एक रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट करता है। तो रिस्पॉन्स में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक हेडर पार्ट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन है जो कि इस कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल होगी, और एक बॉडी वाला पार्ट होता है जिसके अंदर एक्चुअल वेब पेज पड़ा होता है या एक्चुअल ऑब्जेक्ट पड़ा होता है जो कि रिक्वेस्ट किया गया है।
ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक साइकिल होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कर्ल पे ही क्या किया था, मैंने कर्ल पे lms.umt.edu.pk लिख के एंटर दबाया, तो मेरी जो रिक्वेस्ट गई थी उस रिक्वेस्ट में सिर्फ दो चीजें थी। एक क्या था, get/http/1.1, और दूसरी जो उसमें चीज लिखी हुई थी वो था host lms.edu.umt.edu.pk। ठीक है, तो ये दो चीजें बेसिकली क्या बता रही हैं सर्वर को। गेट बता रहा है कि मैंने एक पेज रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, कौन सा पेज रिक्वेस्ट करना है, तो जो फॉरवर्ड स्लैश है वो बता रहे हैं कि जो रूट डायरेक्टरी सर्वर का, जो रूट डायरेक्टरी में जो पेज पड़ा हुआ है, यानी आप समझिए इंडेक्स पेज जो होता है, जो बेस पेज होता है, मैंने वो रिक्वेस्ट करना है। हाँ, कोई और पेज होता, फॉर एग्जांपल उस पेज के ऊपर कोई लिंक था जिसका पाथ फर्क होता, तो फिर यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप वो पूरा पाथ देते हैं। यानी एक तो होता है ना, आपने लिखा lms.umt.edu.pk और आपको lms का पहला पेज आ गया, एक होते हैं lms.umt.edu.pk स्लैश, और फॉर एग्जांपल आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, उसका जो भी पूरा पाथ बनता है उस पेज का, तो वो होम पेज नहीं है। जब आप सिर्फ खाली फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं तो आपको होम पेज आ जाता है। अगर आप पूरा पाथ स्पेसिफाई करते हैं तो उस पाथ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है या जो पेज पड़ा हुआ है आप वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, पे http/1.1 जो है ये बेसिकली स्पेसिफाई कर रहा है कि प्रोटोकॉल कौन सा है जो कि http है, और वर्जन कौन सी है जो कि 1.1 है। ठीक है, तो ये तो आपने गेट कर दिया। अगली जो चीज है वो लिखा हुआ है होस्ट lms.umt.edu.pk। आप बेसिकली सर्वर को कह रहे हैं कि ये होस्ट है, इसका जो होम पेज है मैंने वो रिक्वेस्ट किया। तो बात ये है कि आपकी सारी कम्युनिकेशन अगर आईपी एड्रेस पे हो रही है तो फिर ये होस्ट स्पेसिफाई करना लाजमी है कि नहीं है। यानी आपकी रिक्वेस्ट एक मशीन पे पहुंच रही है तो जो भी उसका होम पेज है वो आपको भेज दे। तो होता ये है कि इट इज पॉसिबल कि आपका सर्वर एक हो पर उस सर्वर के ऊपर डिफरेंट आपके, यानी मशीन एक हो पर उसके ऊपर आपके वेब सर्वर जो है वो मल्टीपल डिफरेंट रन कर रहे हो। एक आपकी डोमेन जो है वो एलएमएस का फॉर एग्जांपल सर्वर रन कर रहा हो, दूसरा सर्वर उसी मशीन पे शायद ए पोर्टल का रन कर रहा हो, तीसरा सर्वर उसी मशीन के ऊपर शायद यूएमटी के वेब पेज का रन कर रहा हो। तो होस्ट में आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस मशीन के ऊपर अगर मल्टीपल डिफरेंट रन कर रहे हैं तो उनमें से मैं इस वाले में इंटरेस्टेड हूं, बाकियों में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे lms.umt.edu.pk का होम पेज चाहिए। ठीक है क्लास, तो ये जो है आपकी रिक्वेस्ट हो गई। अब जब आप कर्ल पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसकी एक रिस्पॉन्स भी आएगी और वो भी आपको विजिबल होगी। ठीक है, और जहां पे आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन पे लिखा हुआ है http/1.1, ये बता रहा है कि प्रोटोकॉल कौन सा है और वर्जन कौन सी है। उसके बाद लिखा हुआ है 200 ओके। तो 200 ओके जो है ये बेसिकली मैसेज होता है, रिस्पॉन्स मैसेज, ये स्टेटस कोड होता है, ये ब्राउजर को बता रहा होता है कि आपकी रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है। 200 ओके का मतलब है कि तुमने जो रिक्वेस्ट किया था वो हमें मिल गया है और वो हमने भेज भी दिया है। इसके अलावा बड़ा मशहूर है 404, उसका मतलब होता है कि तुमने जो पेज रिक्वेस्ट की है वो मुझे मिल ही नहीं रहा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके अलावा और भी डिफरेंट स्टेटस कोड होते हैं जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए। वंस अगेन अगर आपको डिटेल में देखने का शौक है तो आप गूगल कर सकते हैं, या फिर जो मेरे कंप्यूटर नेटवर्क से लेक्चर्स है उनमें इसकी डिटेल दी हुई है। तो एक और स्टेटस कोड होता है जो कि रीडायरेक्शन का होता है, कि आपने पेज रिक्वेस्ट की है तो सर्वर जो है आपको स्टेटस कोड भेज देता है कि तुमने जो रिक्वेस्ट की है वो यहाँ पे तो नहीं मिलेगा तुम्हें, पर ये यूआरएल मैं तुम्हें इस मैसेज के अंदर ही भेज रहा हूँ, तुम इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजो, तुम्हें जो चीज चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। और रीडायरेक्शन का आपने देखा होगा कि आपको अभी यूआरएल लेके एंटर दबाते हैं तो मैसेज आ जाता है कि यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द न्यू लोकेशन इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, इफ दैट डज नॉट हैपन लिंक ऑन द क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक। तो बेसिकली एक स्टेटस कोड के थ्रू ब्राउजर को पता लगता है कि हमने
यही पेज अगर रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, कहीं और पे रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट कोड होते हैं। फिर एक्सेस डिनाइड वाला भी कोड हो सकता है कि आपने रिक्वेस्ट किए पर ये आपको इजाजत नहीं है एक्सेस करने की। तो इस तरह के डिफरेंट स्टेटस कोड्स हैं जो कि रिस्पॉन्स मैसेज में आ सकते हैं। उसके बाद और क्या चीजें हो सकती हैं, अब मैंने पूरे का पूरा हेडर नहीं शो किया, पर उस हेडर के शुरू के कुछ जो पार्ट थे, जो फील्ड्स थी, वो मैंने शो कर दिया। यानी डेट आ गई कि कब एक्सेस किया, कंटेंट टाइप के HTML है कि माइम है कि कोई और फॉर एग्जांपल इमेज है, क्या है, और कैरेक्टर सेट क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, कोडिंग कौन सी है, ठीक है, UTF-8 है कि 16 बिट वाली है कि क्या है, फिर ट्रांसफर इनकोडिंग क्या है, कनेक्शन कीप अलाइव है कि हर रिक्वेस्ट के बाद TCP सॉकेट को बंद करना है कि खुला रहने दें, फिर सेट कुकी है, ये हम पहले देख चुके हैं कि कुकी सेंड किया जा सकता है। कुकी के अंदर फिर फर्दर इंफॉर्मेशन है, कुकी आईडी है, एक्सपायरी डेट दी हुई है, पाथ दिया हुआ है, डोमेन दी हुई है कि किस डोमेन का कुकी है। ठीक है, काफी और चीजें दी हुई हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर एक्स पावर्ड बाय है, कौन सा सर्वर रन कर रहा है। बाय द वे, जो रिक्वेस्ट आपकी गई थी ना, उसमें ये इंफॉर्मेशन भी जा सकती थी, ब्राउजर भेज सकता है कि आपका ब्राउजर टाइप क्या है, यानी फायरफॉक्स से रिक्वेस्ट गई है कि एज से गई है कि क्रोम से गई है, किससे रिक्वेस्ट गई है। तो उसके लिए एक अलहदा हेडर होगा जो कि गेट मैसेज के अंदर होगा, और रिस्पॉन्स मैसेज में आप देख सकते हैं कि आपको नजर आ रहा है कि ये सर्वर कौन सा है, PHP क्या है, 7.4.15 है। ठीक है, और बाय द वे ये इंफॉर्मेशन भी काफ़ी यूजफुल होती है हैकर के लिए। अगर उसे पता लग जाए कि PHP इस्तेमाल हो रही है और उसकी वर्जन ये है, तो नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि इस वर्जन के अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज थी और उन वल्नरेबिलिटीज को कैसे अटैक किया जाता है, वो भी नेट के ऊपर पड़ा होता है। तो वो यहीं से वो देख लेगा कि इस सर्वर में ये वीकनेस है, इसे ऐसे अटैक करो। ठीक है, फिर अगली फील्ड है सेट कुकी की, कंटेंट लैंग्वेज, कंटेंट स्क्रिप्ट टाइप, कंटेंट स्टाइल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, जब ये बाय द वे पार्शियल है, मैंने पूरी लिस्ट नहीं आपको शो की, एक्चुअल मैसेज में काफी और जो है वो फील्ड भी थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे जो मैं मेन पॉइंट आपको डिस्कस जो इस्टेब्लिश करना चाह रहा था, वो ये है कि HTTP की जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जाती है, उनमें मल्टीपल हेडर्स हो सकते हैं जिनका मकसद होता है कि मेटा डेटा एक्सचेंज किया जाए बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, या एडिशनल इंफॉर्मेशन को रिक्वायर्ड है तो वो शेयर की जाए, ताकि आपका ओवरऑल जो है एक एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। ठीक है, अब इस चीज का फायदा क्या है, यानी एक मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपको पता लग जाए कि कौन सा ब्राउजर आपके पेज को एक्सेस कर रहा है, तो और आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ फायरफॉक्स वाली आपके पेज को एक्सेस कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा, तो फिर एज अ वेब डेवलपर आप सोचेंगे कि इसका वजह क्या है। यानी दुनिया में क्रोम भी इस्तेमाल होता है, पर क्रोम वाले लोग हमारी वेब पेज को क्यों नहीं एक्सेस करते हैं। क्या ये वजह तो नहीं है कि आप कोई ऐसा फीचर शो करना चाह रहे हैं जो कि क्रोम के अंदर रन नहीं करता, और लोग फिर तंग आ जाते हैं और फिर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने ही छोड़ देते हैं। तो यानी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपको अगर पता लग जाए कि किस ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ रही है, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं। और क्लाइंट एंड पे क्या फायदा होगा कि अगर हेडर के थ्रू कुकी आ गया क्लाइंट पे, तो वो हमने पिछली क्लास में देखा था कि कुकी के थ्रू स्टेट मेंटेनेंस में आपको हेल्प हो जाती है। तो यानी इन फील्ड्स का, इन हेडर फील्ड्स का क्लाइंट सर्वर दोनों एंड पे फायदा है, यूजर को भी फायदा है, डेवलपर को भी फायदा है। ठीक है, और ये जो होते हैं हेडर्स, ये कुछ तो स्टैंडर्ड है। ठीक है, यानी होस्ट वाली फील्ड जो है वो स्टैंडर्ड है, सेट कुकी वाली फील्ड जो है वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, डेट, कंटेंट टाइप, ये स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं। पर कुछ फील्ड ऐसी भी हो सकती हैं जो यूजर डिफाइंड हो, यानी आप एक सर्वर बना सकते हैं और आप अपनी मर्जी का एक उसमें फील्ड डाल सकते हैं HTTP रिस्पॉन्स मैसेज में, और उसका नाम भी आप अपनी मर्जी का रखेंगे, उसमें वैल्यू क्या होगी वो भी आपकी अपनी मर्जी की होगी। जहाँ पे क्लाइंट एंड पे आप एक ऐसा ब्राउजर बना सकते हैं जिसके अंदर एक कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो तो एक ऐसी फील्ड हो जो कि सिर्फ आपके ब्राउजर के अंदर ही होती है, किसी और ब्राउजर में नहीं होती। तो यानी दोनों चीजें हैं, स्टैंडर्ड भी है जो कि पूरी दुनिया में वेल डिफाइंड है,
और यूजर डिफाइंड भी है कि हर कोई अपनी मर्जी की एक फील्ड बना दे बेशक और वो रिक्वेस्ट मैसेज के अंदर इंसर्ट कर दे। ठीक है। और बाय द वे जो आपके, ये मैं हेडर की इतनी डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि HTTP को सिक्योर करने के लिए हेडर्स का एक बहुत अहम रोल होता है। एक पूरी की पूरी एक फैमिली है सिक्योरिटी हेडर्स की, जिन्हें इस्तेमाल करते हुए HTTP की डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस किया जाता है। ठीक है, तो अब अगर बात करें कि आप फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर करेंगे को, एक जगह पे आपको HTTP नजर आता है, कहीं पे आपको HTTP2 नजर आता है, कहीं पे आपको HTTPS नजर आता है। तो इन तीनों में फर्क क्या है? तो शुरू में जो प्रोटोकॉल बना था वो HTTP 1.0 था और फिर उसमें इंप्रूवमेंट आई थी 1.1 की। तो ये दो डिफरेंट वर्जन्स थी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ था कि इसमें काफी अर्से ये प्रोटोकॉल चलता रहा और आप अभी भी देख सकते हैं कि LMS जो इस्तेमाल कर रहा है वो HTTP 1.1 इस्तेमाल कर रहा है, यानी पुरानी वाली वर्जन इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें फिर इंप्रूवमेंट क्या आई थी? दो किस्म की इंप्रूवमेंट थी। एक थी HTTP 2 बना, वर्जन 2, और इसका फोकस क्या था इस वर्जन का कि आपने ओवरऑल जो ब्राउजिंग की प्रोसेस है उसे स्पीड अप करना है। और स्पीड अप करने के लिए HTTP2 ने कौन से फीचर इंट्रोड्यूस करवाए थे? तो एक था प्रायोरिटाइजेशन का, कि अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रही हैं, यानी एक ही सर्वर है, आपने एक पेज रिक्वेस्ट किया है उस सर्वर से और उस पेज के अंदर मल्टीपल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो क्या हर ऑब्जेक्ट की सेम प्रायोरिटी होगी? नहीं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हाई प्रायोरिटी होते हैं, कुछ लोअर प्रायोरिटी होते हैं। यानी अगर आपने कोई इमेज रिक्वेस्ट की है तो वो इमेज जो है हाई प्रायोरिटी है, उसके साथ कोई इश्तिहार आ गया है तो वो आपने रिक्वेस्ट नहीं किया तो वो आ जाए बेशक, पर आपके लिए वो लो प्रायोरिटी है। तो फिर HTTP2 जो है वो प्रायोरिटाइजेशन लेके आता है कि जो ज्यादा अहम चीज है वो पहले डिस्प्ले हो जाए और जो कम लो प्रायोरिटी है वो उसके बाद डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, फिर प्रीएम्प्टिव पुश, यानी पुराने मॉडल में क्या था कि आपको कोई चीज चाहिए तो आपका ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है फिर ही सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। प्रीएम्प्टिव सर्वर पुश में क्या होता है कि आपने कोई चीज रिक्वेस्ट की है तो सर्वर को अगर पता है कि इसके बाद ये रिक्वेस्ट और भी आएंगी तो वो ब्राउजर की तरफ से रिक्वेस्ट आने का इंतजार नहीं करता, वो सर्वर अपनी तरफ से पुश कर देता है वो डेटा ब्राउजर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आप एक वेब पेज रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उस वेब पेज के अंदर 10 इमेजेस हैं, तो पुरानी वर्जन में क्या होगा कि पहले बेस पेज आएगा, फिर आप पहले इमेज की रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर दूसरे की रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर तीसरे की रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड सो ऑन। HTTP2 में क्या होता है कि आपने बेस पेज की रिक्वेस्ट भेजी है तो सर्वर को पता है कि बाद में 10 इमेजेस हैं इस पेज में, उनकी भी रिक्वेस्ट आएगी, तो वो फिर ब्राउजर की तरफ से रिक्वेस्ट आने का इंतजार नहीं करता, वो अपनी तरफ से ये डेटा भेजना शुरू कर देता है ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, तो ये एक और फीचर था। अगला फीचर मल्टीप्लेक्सिंग का था। ठीक है, कि मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक ही कनेक्शन के ऊपर, एक ही सॉकेट के ऊपर आप भेजना शुरू करते हैं। फिर बाइनरी फॉर्मेटिंग चेंज हुई थी, बाइनरी फॉर्मेटिंग आ गई जो कि ज़्यादा प्रोसेसिंग जिसकी फास्टर है। फिर हेडर कंप्रेशन आ गई कि हेडर में जो इन्फॉर्मेशन है उसे कैसे कंप्रेस करके रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, तो डिफरेंट फीचर थे जिससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव की थी। तो ये एक है। दूसरी जो इंप्रूवमेंट आई थी वो HTTPS थी। HTTP2 का फोकस प्रोसेस को स्पीड अप करने पे था और HTTPS का फोकस जो है वो प्रोसेस को सिक्योर करने पे था। इसमें इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आ गया, डिजिटल सिग्नेचर्स का कॉन्सेप्ट आ गया कि किस तरीके से यूजर अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सके कि ये मेरी तरफ से ही डेटा आ रहा है, और किस तरीके से इंश्योर करे कि जो भी डेटा एक्सचेंज हो रहा है मैन इन द मिडिल जो है वो की के बगैर उस डेटा को रीड ना कर सके। और HTTPS के लिए और जो प्रोटोकॉल आया था वो एक SSL था, आपने सुना होगा, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो बेसिकली आपकी जो भी इंक्रिप्शन की एक्सचेंज डिजिटल सिग्नेचर्स इसका जो भी फंक्शनैलिटी चाहिए थी वो HTTPS के अंदर नहीं होती थी, वो SSL के अंदर थी। और HTTP डेटा जनरेट करके, चाहे वो रिक्वेस्ट हेडर हो, रिक्वेस्ट मैसेज हो, चाहे वो रिस्पॉन्स मैसेज हो,
वो बना के अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में वो एसएसएल को दे देता था। अब एसएसएल की जिम्मेदारी थी कि उसको जो है इनक्रिप्ट करना है या डिजिटली साइन करना है या नहीं, और वो जो भी रिक्वायरमेंट थी वो करके फिर जो है उस पूरे पैकेट को या उन पैकेट्स को दूसरे एंड तक भेज देता था, ट्रांसमिट कर देता था। ठीक है, तो शुरू में एसएसएल था। आजकल जो है नया प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है विच इज टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, तो यानी HTTPS अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका तो एक अनक्रिप्टेड, अनइनक्रिप्टेड, अनसाइंड डेटा जनरेट होता है, चाहे वो सेंडर एंड पे हो चाहे वो रिसीवर एंड पे हो, एज इन चाहे वो ब्राउजर एंड पे हो चाहे वो सर्वर एंड पे हो। अब उसे इनक्रिप्ट या साइन करने के लिए वो फिर TLS को दे दिया जाता है, यानी एक नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम रन कर रहा होता है जो कि TLS है, और वो प्रोग्राम जो है वो डेटा एप्लीकेशन से डेटा लेके उसे इनक्रिप्ट साइन करके फिर आगे ट्रांसमिट करने के लिए भेज देता है लोअर लेयर्स को, यानी वो ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगा। अब मैं फिर कह दूं कि नेट पे जाके आपके ट्रांसपोर्ट लेयर्स का ये नेट कंप्यूटर नेटवर्क लेयर्स की भी बात देख लें कि लेयरिंग होती क्या है, क्योंकि इस क्लास में मैंने ये कवर नहीं कराया कि आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है, इनका क्या मकसद होता है। ये नेटवर्क के कोर्स में डिटेल में कवर्ड है, ये आप जाके देख लें। ठीक है, ऑलराइट, एनी क्वेश्चन क्लास? ओके, ठीक है, तो ये हमने तीन चीजों में डिफरेंस देखे कि HTTP, HTTP2 और HTTPS क्या है। अगला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में अगर थोड़ी ज्यादा बात करें तो देखें HTTPS जो है वो TLS के ऊपर रिलाई करता है फॉर 3 फीचर्स। नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी, कि अगर एक मशीन ने दूसरी मशीन को डेटा भेजा है तो वो कोई तीसरा उसे ना पढ़ सके। फिर ऑथेंटिसिटी, कि एक मशीन ने दूसरी को कुछ भेजा है तो वो साबित कर सके कि मैंने भेजा है, किसी और ने नहीं भेजा। और तीसरी चीज है इंटेग्रिटी, कि एक मशीन ने दूसरी मशीन को कुछ भेजा है तो जो भेजा है वही दूसरे एंड तक पहुंचे, उसके अंदर कोई रद्दोबदल ना हुई हो, और अगर रद्दोबदल हुई है तो फौरन दूसरे एंड पे पता लग जाए कि ये ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, तो ये HTTPS को TLS प्रोवाइड करता है। और TLS जो है वो क्लाइंट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन में क्या प्रॉपर्टीज अचीव करता है। एक तो है कि कनेक्शन जो है इट शुड बी प्राइवेट, और वो प्राइवेट कैसे होती है, यूजिंग अ सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। ठीक है, कि पहले जो है एक की एक्सचेंज होगी बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, और उस की को इस्तेमाल करते हुए आपके जो मैसेजेस हैं उनको इनक्रिप्ट किया जाता है ताकि कोई तीसरा बंदा उसे की के बगैर ना देख सके। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है TLS की। दूसरी प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी जो है कम्युनिकेटिंग पार्टीज की वो ऑथेंटिकेट की जाती है यूजिंग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। यानी इसका क्या मतलब है कि आप पब्लिक अपनी प्राइवेट की से जब किसी कोई डेटा भेज दें तो उसका हैश बनाएं और उस हैश को आप अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर देते हैं। तो जब कोई भी पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट करेगा और हैशेस मैच कर जाएंगे तो वो समझ आएगा कि ये ओरिजिनल जो सेंडर जो कह रहा है कि मैंने भेजा है ये उसी ने भेजा है, कोई थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ से मैसेज नहीं बना दिया। ठीक है, तो TLS में ये फीचर भी अवेलेबल है। और तीसरी बात ये कि कनेक्शन रिलायबल होती है कि जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन हो रही है कि नहीं। तो हर मैसेज के साथ एक इंटेग्रिटी चेक जाता है, एक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड जाता है जो हैश की मैंने बात की है और जो डिजिटली साइंड होती है। तो उससे साबित हो जाता है कि जो ओरिजिनल मैसेज था वही आया है कि ओरिजिनल मैसेज के अंदर कोई रद्दोबदल हुई है। तो यानी ये तीनों चीजें जो है ये TLS आपको प्रोवाइड कर देता है। और बाय द वे जो सिमेट्रिक की है वो कैसे क्लाइंट और सर्वर आपस में शेयर करते हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट की का तो पता है। पब्लिक की इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि हर नोड की एक प्राइवेट की होती है जो सिर्फ उसके पास होती है, और एक पब्लिक की होती है जो सारी दुनिया को वो दे देता है। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में क्या होता है कि एक ही की है, इंक्रिप्शन के लिए भी वही इस्तेमाल होगी, डिक्रिप्शन के लिए भी वही इस्तेमाल होगी। तो ये की कैसे एक्सचेंज होती है, तो ये हमने पिछले लेसन में देखा था कि की एक्सचेंज करने के लिए आप
पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी एक नोड ने दूसरी को अगर की भेजनी है तो वो दूसरी नोड की पब्लिक की इस्तेमाल करते हुए इस की को इनक्रिप्ट करेगा और सेंड कर देगा। अब बीच में कोई पकड़ भी ले तो वो उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। डिक्रिप्ट सिर्फ वो इंसान कर सकता है जिसकी पब्लिक की थी और जिसके पास उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइवेट की पड़ी हुई है। तो वो की शेयरिंग एल्गोरिथम हमने पिछली क्लास में देख ली हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जो है टीएलएस की शेयरिंग के लिए, की एक्सचेंज के लिए डिफी हेलमैन इस्तेमाल करता है। डिफी हेलमैन हमने डिटेल में हमने डिस्कस नहीं किया था, ये आप नेट पे देख लेना। हमने आरएसए के थ्रू की एक्सचेंज पे बात की थी। तो डिफी हेलमैन जो है वो भी एक रिलेटेड ही प्रोटोकॉल है। आप देख लेना, अगर किसी ने डिस्कस करना हो तो हम बाद में क्लास की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफी हेलमैन बेस्ड एल्गोरिथम इस्तेमाल होते हैं फॉर की एक्सचेंज। एईएस इस्तेमाल होता है फॉर ब्लॉक साइफर। और चाचा 20 पॉली 11305 ये बेसिकली स्ट्रीम साइफर है, जो कि टीएलएस ने अगर पूरी स्ट्रीम को एनक्रिप्ट करना है तो उसके लिए फिर ये वाला प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पर मेनली यही तीन चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं फॉर की एक्सचेंज, फॉर ब्लॉक इंक्रिप्शन एंड फॉर स्ट्रीम इंक्रिप्शन। एनी क्वेश्चन क्लास? ठीक है, अब सवाल आता है कि आपने एचटीटीपी को सिक्योर क्यों करना है, उसकी कोई अहमियत है भी कि नहीं। तो क्लास आजकल जो है सिक्योरिटी, एचटीटीपी आपकी बैकबोन फॉर्म करती है कम्युनिकेशन की। आप ई कॉमर्स देखें वो भी एचटीटीपी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मैसेजिंग देखें, चाहे वो मैसेजिंग में आपका चाहे वो व्हाट्सएप वगैरह है, उस तरह के मैसेजेस हैं, चाहे कोई आपका ईमेल है, ठीक है, चाहे आपका कोई, सर हाँ जी एक मिनट, आप जो वीडियोस सर देखते हैं, एक मिनट, आप जो वीडियोस देखते हैं यूट्यूब वगैरह वो भी एचटीटीपी के ऊपर जाती हैं। ठीक है, आपका प्राइवेट डेटा है तो सारा एचटीटीपी के ऊपर रन कर रहा होता है, शेयर हो रहा होता है। तो अगर एचटीटीपी आपकी सिक्योर नहीं है तो ये सारी चीजें आपकी जो है वल्नरेबल हो जाती हैं। तो इसलिए एचटीटीपी को सिक्योर करना लाजमी था। और इसलिए आजकल जो जो बहुत कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है वो आप अपने यूआरएल में देखेंगे ऊपर जब आप एंटर करते हैं तो वो ज्यादातर HTTPS चल रहा होता है, ना कि HTTP, क्योंकि आपको सिक्योरिटी चाहिए। हाँ जी यार, आपका क्या सवाल था? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि HTTP की सर इसको थोड़ा सा सिंपल बताना, ये है क्या चीज़ है? HTTP क्या? जी जी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप सिर्फ ये चीज देख लें, ये क्लाइंट है, लेट्स सपोज ये सर्वर है, ठीक है। क्लाइंट ठीक सर्वर है। रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे लेट्स सपोज हाँ www.um जी, इस वेब दे दे, ये वेब दे रहे हैं तो इसका काम होता है लेके आना। एक मिनट ठहरे, उसने रिक्वेस्ट की है कि मुझे www.umt.edu.pk चाहिए। सर्वर क्या करेगा, उसका एक बेस पेज भेज देगा जो कि आपका HTML पेज आप लिखते हैं ना, जो आपने CS101 में जो पहला कोर्स था जी उसमें जी। आपने किया था, उसमें आपने एक पेज लिखा था, तो खाली पेज जो है वो भेज देता है। अब उस पेज में जितने भी इमेजेस हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑडियो है, वीडियो है, उन सारों के लिए बारी बारी रिक्वेस्ट आएगी। फॉर एग्जांपल पहले इमेज की रिक्वेस्ट गई और पहला इमेज आ गया, फिर दूसरे इमेज की रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने दूसरा इमेज भेज दिया, तीसरे इमेज की रिक्वेस्ट गई, तीसरा इमेज आ गया। लेट्स सपोज यही चीजें थी, अब सारी चीजें ओ- आ गई हैं, तो आपका पेज ब्राउजर डिस्प्ले करेगा और उसमें जो भी इमेजेस बने हुए थे, लेट्स वो 3 इमेजेस थे, वो सही जगह पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये सारा प्रोटोकॉल है, इसकी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इसकी मैंने वीडियो अपलोड की हुई, आप उसे देख लें, वरना आप सिंपल विकीपीडिया पे जाके लिख दें HTTP, वो आपको डिटेल दे देगा काफी सिंपल किस्म ओके में। सर ओके। वरना मेरे से बात करनी तो हम फिर बाद में इस पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास इसलिए आप देख सकते हैं कि HTTP को सिक्योर करना लाजमी है, वरना ई कॉमर्स में आपका डेटा जो है अगर इंक्रिप्टेड नहीं जा रहा, आप क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन डालें और वो सारे देख सकें, आप एक प्राइवेट मैसेज किसी को भेजना चाह रहे हैं वो सारे देख सकें, ठीक है। तो ये सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो इसलिए आजकल HTTPS इस्तेमाल होता है।
ठीक है, अगला पॉइंट है कि बाय द वे मैं जब HTTP अगर मेरे मुंह से निकल जाए अब, तो वो मैं HTTPS की बात ही कर रहा हूँ। ठीक है, HTTP और HTTPS में जो प्रोटोकॉल है वो सेम ही है। मेन जो फर्क है वो ये है कि HTTP विदाउट एनी सिक्योरिटी मैसेज भेज देता है। HTTPS क्या करते हैं कि वो HTTP का मैसेज लेता है और उस मैसेज को पहले SSL सॉरी TSL को देते, TLS को देते हैं, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी वाले एप्लीकेशन को, और फिर TLS जो है वो सारे उस HTTP मैसेज को इनक्रिप्ट करके आगे भेज देते हैं, डिजिटली साइन करके भेज देता है। यानी मैसेज दोनों में वही है, HTTP और HTTPS में। फर्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का, इंक्रिप्शन वगैरह का, और कुछ हेडर्स का सिक्योरिटी वाले जो कि HTTPS में होते हैं, HTTP में नहीं होते। ठीक है, ऑलराइट। अगली जो मैंने बात करनी है वो है कि HTTP और HTTPS दोनों के अंदर एक गेट और पोस्ट मैसेज होता है। गेट क्या करता है कि बेसिकली आपका ब्राउजर जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और URL स्पेसिफाई करता है कि मुझे ये पेज चाहिए, और उस रिक्वेस्ट के साथ अगर कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है तो वो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन URL के अंदर डाल देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें HTTPS www.google.com/search?Q=infosec, यानी इसका मतलब है कि ब्राउजर सर्वर को बता रहा है कि मैंने इन्फोसेक लफ्ज को सर्च करना है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने URL के अंदर ही डाल दी है। दूसरी ऑप्शन होती है पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट में क्या होता है कि आपका जो भी पैरामीटर है वो आप URL के अंदर नहीं डालते, वो आप उस मैसेज की बॉडी में डाल देते हैं। यानी इस चीज का क्या मतलब है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट के साथ भेजनी थी तो आप पोस्ट लिखेंगे, पोस्ट गेट की बजाय, उसके साथ आप URL स्पेसिफाई करेंगे, और जितनी इंफॉर्मेशन है वो URL के अंदर नहीं होगी, वो अलग उसी पैकेट के बॉडी में आपने वो सारे फीचर डाल दिए होंगे, सारी वैल्यूज URL में नहीं होगा, पैकेट के अंदर होगा, और सर्वर को वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इन दोनों में से बेहतर कौन सा है, फर्क है इन दोनों में, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, कि आप अगर गेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो गेट में क्या होगा कि आपका जो भी रिक्वेस्ट गई थी, यानी google.com/search?Q=infosec, तो ये पूरी की पूरी URL जो है ये वेब सर्वर के लॉग के अंदर भी सेव हो जाएगी और ब्राउजर के लॉग के अंदर भी सेव हो जाएगी। ठीक है, तो वेब सर्वर पे भी लिखा हुआ आ जाएगा कि क्या URL आपके IP एड्रेस से रिक्वेस्ट हुई थी, और आपके ब्राउजर में भी हिस्ट्री में सेव हो जाएगा कि आपने क्या URL रिक्वेस्ट की थी। अब मसला ये है कि अगर कोई सेंसिटिव डेटा है, ठीक है, कोई प्राइवेट डेटा है, आपका यूजर नेम है, आपका पासवर्ड है, और वो URL के अंदर पड़ा हुआ है, तो मसला क्या है कि अगर ब्राउजर का लॉग या सर्वर का लॉग लीक हो जाता है, किसी और के हाथ चढ़ जाता है, तो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाएगी, आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये एक मसला है। अगर आप गेट इस्तेमाल कर रहे हैं और URL के अंदर आपने इंफॉर्मेशन डाल दिया, ऑन दी अदर हैंड अगर आप पोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो पोस्ट में क्या होता है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो HTTP की बॉडी के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो इसमें क्या होता है कि URL तो सेव कर लेता है सर्वर या ब्राउजर लॉग के अंदर, पर उस पैकेट के अंदर फर्दर क्या इंफॉर्मेशन थी, हेडर्स क्या क्या थे, अलग डेटा क्या भेजा है बॉडी के अंदर, तो वो सारी इंफॉर्मेशन अगर लॉग में सेव होनी शुरू हो जाए तो वो फाइल इतनी ह्यूज हो जाएगी कि वो मैनेजेबल ही नहीं रहता। तो इसलिए क्या होता है कि सर्वर और ब्राउजर जो है वो उस चीज को डिलीट कर, वो उसको सेव नहीं करते हैं।
यानी यूआरएल सेव कर लेंगे, उसके अलावा जो उस पैकेट के अंदर इंफॉर्मेशन थी, डेटा था, हेडर थे, उन सारों को सेव नहीं करेंगे। तो इसका फायदा क्या होता है कि अगर आपका वेब सर्वर का लॉग या ब्राउजर का लॉग लीक हो जाता है, किसी और के हाथ चढ़ जाता है, तो इस के अंदर आपका प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी, क्योंकि वो ब्राउजर या सर्वर सेव नहीं कर रहा होता, सिर्फ यूआरएल के अंदर जो है वही सेव हो रहा होता है। ठीक है, लास्ट 1 सेकेंड। ठीक है क्लास, तो ये जो है गेट और पोस्ट में फर्क हो गया। अगली बात क्या है कि HTTP के अब सिक्योरिटी हेडर्स की बात करें, तो HTTP के अंदर काफी सिक्योरिटी हेडर्स हैं जो कि प्रपोज किए गए हैं टू प्रिवेंट एंड टू एड्रेस वेरियस नोन वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, आज हम इसमें से सिर्फ एक ही हेडर देखेंगे और वो है HTTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी यानी HSTS हेडर। ठीक है, तो आप एक काम करें कि आपको जो मैंने वेबसाइट दी है जिस पे आप कर्ल रन कर सकते हैं, आप उस वेबसाइट पे कर्ल रन करें और 2 डिफरेंट पेजेस को एक्सेस करें। एक पेज है कर्ल पे www.gmail.com और दूसरा आप पेज एक्सेस करें lms.umt.edu.pk। यहाँ पे आपको फर्क क्या नजर आएगा कि gmail.com में आप जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सर्वर की तरफ से जो रिस्पांस आएगी उसमें स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी की एक फील्ड होगी और उसमें साथ मैक्स एज लिखी होगी, फॉर एग्जांपल 315360000। ये बेसिकली बता रहे कि इतनी देर तक ये ट्रांसपोर्ट हेडर जो है ये वैलिड रहेगा। उसके बाद इंक्लूड सब डोमेन्स की इंफॉर्मेशन भी होगी, ये आपको नजर आ जाएगा। पर जब आप lms.umt.edu.pk को एक्सेस करेंगे तो वहां पे उसकी जो रिस्पांस आएगी उसके हेडर में जो फील्ड होंगी उसमें स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी हेडर आपको नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि जीमेल में ये सिक्योरिटी फीचर है, LMS में ये सिक्योरिटी फीचर नहीं है। तो LMS सिक्योर नहीं है, जीमेल आपका सिक्योर है। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है HSTS का? ठीक है, तो देखें होता क्या है, आपका सर्वर क्या करेगा, सर्वर जो है अगर सर्वर ने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की है HSTS की, तो बेसिकली वो क्या करता है कि जब भी उसे कोई ब्राउजर की तरफ से रिक्वेस्ट आती है तो वो एक पैकेट भेजता है, जो रिस्पांस पैकेट भेजता है उसके हेडर में वो ये लिख देता है स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी मैक्स एज फॉर एग्जांपल 3600। ठीक है, और ये जो है ये ओवर सिक्योर HTTPS इस हेडर को भेज दिया जाता है। ठीक है, और याद रखें कि अगर आप HTTPS इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर आप HTTP इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सिक्योरिटी हेडर नहीं भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि HTTP वैसे ही सिक्योर नहीं है, तो अगर आप सिक्योरिटी वाली कोई फील्ड भेजना चाह रहे हैं तो आप सिक्योर प्रोटोकॉल के ऊपर भेजेंगे कि इनसिक्योर प्रोटोकॉल पे। तो रूल ये है कि अगर सर्वर ने क्लाइंट को बताना है कि हम स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो HTTPS के ऊपर उसे भेजेगा, ना कि HTTP के ऊपर। और अगर HTTP के ऊपर भेजा जा रहा है तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका मतलब है कि HTTP है, अगर इतना सिक्योर होता तो वो HTTPS के ऊपर भेजा जाता। तो अगर सिक्योर नहीं है तो इसीलिए फिर HTTP पे भेजा, तो उसे इग्नोर ही कर दो इस फीचर को। ठीक है, तो ये सर्वर करेगा, यानी सर्वर मैसेज भेजेगा जिसमें स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लिखा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होता है कि अब जब वेब सर्वर ने एक पैकेट भेजा है, रिस्पांस पैकेट HTTPS का, जिसके अंदर ये हेडर सेट था, हेडर फील्ड स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी की, तो अब क्या होगा कि ब्राउजर एंड पे, यानी ब्राउजर समझ लें या कोई भी यूजर एजेंट, आपका ब्राउजर हो सकता है, आपकी कोई एप्लीकेशन हो सकती है विच इज यूजिंग HTTP, तो वो क्या करेगा, वो 2 चीजें करेगा। नंबर 1,
कि अगर कोई इनसिक्योर लिंक रेफर किया जा रहा है उस वेब एप्लीकेशन में, फॉर एग्जांपल आपका एक पेज है, आपने https example.com को एक्सेस किया है, पर उस पेज के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो फाइल्स हैं, तो उनके भी यूआरएल होती है, और उसमें अगर गलती से किसी की यूआरएल http की बजाय https की बजाय http इस्तेमाल करती है, तो वो ब्राउजर क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली उस यूआरएल को चेंज करके http की बजाय https कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है। यानी आपका एक पेज है, ब्राउजर एक पेज को एक्सेस कर रहा है यूजिंग https, पर उस पेज के अंदर कोई एक लिंक ऐसा आ गया है जो कि https नहीं है, जो कि http है, तो ब्राउजर उसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इनटू https और फिर उसे रिक्वेस्ट को भेजेगा, ताकि आपकी जो रिक्वेस्ट है, अगर एक पेज आप https के थ्रू मंगवाना चाह रहे हैं, तो इट इज ऑब्वियस कि आपका यूजर जो है वो सिक्योरिटी चाहता है, तो उसके अंदर कोई और इंफॉर्मेशन है, उसे आप http के थ्रू मंगवा लेंगे तो सिक्योरिटी का बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देता है तमाम रिक्वेस्ट को इनटू https। और दूसरी चीज ब्राउजर क्या करेगा कि वो रिक्वेस्ट भेजते हैं यूजिंग https, और उससे पता लगता है कि ये रिक्वेस्ट जो है ये https के थ्रू सर्व नहीं हो सकती, इसके लिए http चाहिए, यानी सर्वर जो है उसने इस चीज को सर्व करने के लिए http रखी हुई है, उस सर्वर पे https इनेबल्ड ही नहीं है। यानी आपका एक पेज है, आपने रिक्वेस्ट किया यूजिंग https, अब उस पेज के अंदर एक लिंक है, वो लिंक जिस सर्वर से आप रिक्वेस्ट करेंगे उस पे https है ही नहीं, सिर्फ http है। तो अब क्या होगा, तो अगर स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी इस्तेमाल की जा रही है, तो क्या होगा कि ब्राउजर जो है देखेगा कि मैं इसे https के ऊपर रिक्वेस्ट कर सकता हूं, और अगर नहीं कर सकता तो वो रिक्वेस्ट को कैंसिल ही कर देगा। यानी वो ये नहीं करेगा कि चलो इस एक चीज को http के ऊपर मंगवा लेते, नहीं, या तो सारी चीजें https के ऊपर आएंगी, वरना उस चीज को मंगवाएगा ही नहीं। ठीक है, तो क्लास अगर HSTS इस्तेमाल हो रहा है, यानी स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, यानी सर्वर की तरफ से रिस्पांस आई है जिसके अंदर ये फील्ड सेट थी, तो ब्राउजर समझ जाएगा कि सिक्योरिटी लाजमी है, HTTPS इस्तेमाल करना लाजमी है। तो अब अगर कोई भी लिंक है जो कि HTTP का है, तो वो उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू HTTPS और फिर रिक्वेस्ट भेजेगा। और अगर कोई URL है जो कि HTTPS में कन्वर्ट करता है और वो HTTPS के ऊपर नई रिक्वेस्ट की जा सकती, तो फिर वो उसे इग्नोर ही कर देगा, वो उसे HTTP के ऊपर नहीं भेजेगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी हैसल है। ठीक है, तो ये HSTS हो गया। HSTS का मकसद क्या है, तो देखें एक वेबसाइट है जो कि HTTPS इस्तेमाल करती है, पर उसके अलावा वो वेबसाइट जो है वो HTTP भी इस्तेमाल कर रही होती है। यानी आप एग्जांपल देखते हैं कि कोई वेब पेज है जिसमें लॉगिन वाली इंफॉर्मेशन जो है वो HTTPS के थ्रू जा रही है, पर उस पेज में कुछ इमेजेस हैं या कोई ऑब्जेक्ट है जिनकी URL में HTTP लिखी हुई है। तो यहाँ पे मसला क्या होगा कि यूजर समझ रहा होगा कि मैंने HTTPS लिख दिया है, तो इसका मतलब है कि सारी चीजें HTTPS के थ्रू जा रही हैं, पर जबकि होगा क्या कि बीच में उसकी कुछ रिक्वेस्ट जा रही होंगी, वो HTTP के ऊपर जा रही होंगी और यूजर को पता भी नहीं लगेगा। और क्योंकि HTTP के ऊपर जा रही, फॉर एग्जांपल यूजर की प्राइवेट फोटोग्राफ्स, अब यूजर नहीं चाहता कि मेरी फोटो को कोई तीसरा बंदा देख सके, तो होगा क्या कि अगर बाकी पूरा पेज HTTPS है पर उसकी वो वाली फोटोग्राफ्स हैं वो HTTP के ऊपर जा रही हैं, तो यूजर तो अपनी दुनिया में मस्त होगा, वो समझ रहा होगा कि मैं HTTPS लिख दिया है तो अब सारी मेरी तस्वीरें भी HTTPS के थ्रू जा रही हैं, जबकि उनकी रिक्वेस्ट HTTP के थ्रू जा रही है। तो वो तो बड़ा सिक्योरिटी इशू है। यानी कोई भी थर्ड पार्टी को मिडिल मैन इन द मिडिल अटैक होता है, तो वो बाकी पेज तो इनक्रिप्टेड होगा, पर जो फोटोग्राफ की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होगी वो अनइनक्रिप्टेड होगी, क्योंकि HTTP है, तो वो उसका प्राइवेसी की इन्वेजन होगी।
ठीक है, तो HSTS इस्तेमाल करने का मकसद क्या होता है कि बेसिकली सर्वर ने कह दिया है ब्राउजर को कि अब जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करनी है, चाहे वो प्राइवेट फोटोग्राफ्स हो, चाहे वो मैसेजेस हो, चाहे वो कुछ और हो, रिक्वेस्ट तुमने सिर्फ HTTPS के थ्रू करनी है। तो यहां पे अब प्रोटेक्शन हो जाती है कि अब यूजर के जो इमेजेस जा रहे हैं वो भी HTTPS के थ्रू जा रहे हैं जबरदस्ती, तो वो सिक्योर होंगे क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है। और अगर वो HTTPS के थ्रू नहीं जा सकते, तो अगर आपने स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी पॉलिसी रखी हुई है, तो इन दैट केस वो फिर उस इमेज को भेजेगा ही नहीं। वो कह देगा कि अगर HTTPS नहीं है तो फिर इमेज ही नहीं आएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये बेसिकली आपका HSTS इंश्योर करता है कि आपका सारी ट्रैफिक जो है वो हर हाल में सिक्योर्ड होगी, कोई भी ट्रैफिक ओवर HTTP नहीं जाएगी, क्योंकि HTTP अनइनक्रिप्टेड है, अनसाइंड है, उसमें काफी सीरियस सिक्योरिटी इशू है। HTTPS इनक्रिप्टेड है, साइंड है, अगर कोई मैन इन द मिडिल उस ट्रैफिक को पकड़ भी लेता है तो क्योंकि इनक्रिप्टेड है वो उसे देख नहीं सकेगा, उसे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो HSTS इस्तेमाल करने से सर्वर इंश्योर करता है कि जितनी भी ब्राउजर से रिक्वेस्ट आएंगी वो रिक्वेस्ट भी HTTPS के ऊपर आएंगी और सर्वर जो रिस्पॉन्स करेगा वो भी HTTPS के ऊपर करेगा। अब एक मसला यहां पे आता है कि HTTP में या HTTPS प्रोटोकॉल वर्क कैसे करता है। सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, उसके बाद सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, और ये जो HSTS वाला हेडर जो है ये सर्वर की रिस्पॉन्स के अंदर शामिल होता है, और उसके बाद ब्राउजर को पता लगता है कि मैंने जो भी रिक्वेस्ट करनी है वो HTTPS के थ्रू करनी है, ना कि HTTP के थ्रू। तो मसला ये है कि पहला पैकेट जो जा रहा है उसमें तो ब्राउजर को नहीं पता ना, तो पहला पैकेट जो ब्राउजर भेजेगा वो HTTP के ऊपर भेजता है। ठीक है, तो यहां पे आपका मसला आ जाता है कि अगर HTTPS की रिक्वेस्ट आती है सर्वर पे, तो वो तो सर्वर यकीन से कह सकता है कि ये रिक्वेस्ट ऑथेंटिक भी है और इसकी इंटेग्रिटी भी है। क्यों? क्योंकि HTTPS के ऊपर आई है, यानी सिक्योर है, इनक्रिप्टेड है, साइंड है। ऑन दी अदर हैंड अगर सर्वर पे HTTP रिक्वेस्ट आती है, तो अब सर्वर को कैसे पता लगेगा कि ये रिक्वेस्ट जो है ये ओरिजिनल यूजर ने भेजी है या कोई मैन इन द मिडिल था, उसने ओरिजिनल रिक्वेस्ट को हटा के अपनी तरफ से कोई मलिशियस रिक्वेस्ट भेज दिया। क्योंकि HTTP जो है वो ना ही डिजिटली साइंड है और ना ही इनक्रिप्टेड है, तो सर्वर जो है वो गारंटी के साथ वसूख से नहीं कह सकता कि ये रिक्वेस्ट ओरिजिनल वाली है कि ये कोई मलिशियस यूजर ने बीच में अपनी तरफ से डाल दिया, मैन इन द मिडिल ने। तो यहां पे मसला आ जाएगा। ठीक है, तो बात यह कि हमें एक ऐसा सिनेरियो चाहते हैं कि ब्राउजर को पता हो किसी तरीके से पहली रिक्वेस्ट भेजते वक्त ही कि आपका जो सर्वर्स हैं उन पे HTTPS वगैरह चल रही है कि नहीं, ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेड है HSTS की कि नहीं। अगर ब्राउजर को पता लग जाता है कि मैं सर्वर को रिक्वेस्ट भेजूंगा और सर्वर उसकी रिस्पॉन्स में मुझे HSTS वाला हेडर भेजेगा, तो सर्वर की रिस्पांस आने के बाद उसे पता लग ही जाना था। किसी तरीके से सर्वर की रिस्पांस आने से पहले ही उसे अगर पता लग जाए तो वो पहले ही अपना मैसेज जो है वो HTTPS के ऊपर भेज दे। तो ये भी पॉसिबल है। होता क्या है कि आपके जितने ब्राउजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोम वगैरह हैं, फायरफॉक्स हैं, उन्होंने एक डेटाबेस मेंटेन किया होता है जिसमें वेबसाइट्स की लिस्ट होती है, और उस डेटाबेस से पता लग जाता है कि कौन कौन सी वेबसाइट हैं जो कि HSTS इन्फोर्स करती हैं। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है HSTSpreload.org। तो ब्राउजर जो है, आप ब्राउजर में कोई वेबसाइट एंटर करेंगे तो पहले वो ब्राउजर इस वेबसाइट पे जाएगा HSTSpreload.org पे, और वहां से चेक करेगा कि जो वेबसाइट यूजर ने रिक्वेस्ट की है वो वेबसाइट HSTS वाली पॉलिसी इन्फोर्स करती है कि नहीं।
अगर नहीं करती तो चलें जो भी रिक्वेस्ट करनी है वो HTTP पे कर दे बेशक, पर अगर उसे पता लग जाता है कि ये वेबसाइट HTTPS इन्फोर्स करती है, तो फिर ब्राउजर जो पहली रिक्वेस्ट ही भेजेगा, जो पहला पैकेट ही भेजेगा, वो भी ओवर HTTPS होगा, यानी पहला पैकेट ही वो सिक्योर करके भेजेगा। और अब ये पैकेट जब सर्वर तक पहुंचेगा तो क्योंकि HTTPS के ऊपर है तो सर्वर को यकीन हो जाएगा कि इनक्रिप्टेड है और ये डिजिटली साइंड है, तो यानी मैन इन द मिडल कोई ऐसा नहीं था जिसने इसे करप्ट किया हो या अपनी तरफ से इंटरसेप्ट कर लिया हो। ठीक है, तो वो आपकी एक सिक्योरिटी जो है वो अचीव हो जाती है। और ये हमने सिर्फ और सिर्फ अभी एक हेडर देखा है। अगली क्लास में हम HTTPS में और जो सिक्योरिटी हेडर्स हैं और जो पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज हैं उन सारों को हम देखेंगे कि कैसे फिक्स किया जाता है, कैसे एड्रेस किया जाता है। एनी क्वेश्चन क्लास? एनी क्वेश्चन? ऑलराइट देन, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।